हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं इस वक्त झारखंड अपडेट। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं झारखंड अपडेट के आज के इस सेशन को, जो कि 22 जनवरी 2025 का सेशन है। आपको बता दें कि आज इस सेशन में हम लोग झारखंड करंट अफेयर्स के इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को देखेंगे और हम लोग उन प्रश्नों को पूरे व्याख्या के साथ देखने वाले हैं इस सेशन में। और कुछ पुराने प्रश्न हैं जिसे हम लोग वन लाइनर्स के फॉर्म में रिवाइज भी करेंगे और एक अभ्यास प्रश्न भी होगा जो आपके लिए है। आप इसका जवाब कमेंट में कर सकते हैं। दोस्तों इसका पीडीएफ मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, आप ज्वाइन कर सकते हैं इसे, लिंक अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन में। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज के इस 22 जनवरी 2025 के झारखंड करंट अफेयर्स के सेशन को। लास्ट वीडियो में जो मैंने प्रश्न पूछा था दोस्तों, शुरुआत करते हैं पिछले वीडियो के प्रश्न से ही। और यह प्रश्न था, चंपिका उरांव किस खेल से जुड़ी खिलाड़ी है जिसे 32वीं सीनियर नेशनल चैंपियनशिप के लिए एकमात्र महिला खिलाड़ी के रूप में चयन किया गया? साइकिलिंग, लॉन बॉल, थांग टा या तलवारबाजी? आपको बता दें चंपिका उरांव तलवारबाजी से जुड़ी खिलाड़ी है, यानी फेंसिंग जिसे इंग्लिश में कहते हैं, फेंसिंग की एक झारखंड की खिलाड़ी है। आइए इसके बारे में और इस चैंपियनशिप के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। आपको बता दें कि केरल के कुन्नूर में 32वें सीनियर नेशनल फेंसिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था और झारखंड की तलवारबाजी टीम जो है, फेंसिंग टीम भी इसमें पार्टिसिपेट कर रही थी। इसका आयोजन किया गया था केरल के कुन्नूर में 31 दिसंबर से 3 जनवरी 2025 के दौरान। आपको बता दें कि इसमें कुल झारखंड के 10 खिलाड़ी पार्टिसिपेट कर रहे थे, जिसमें से 9 पुरुष और मात्र 1 महिला खिलाड़ी थी, और ये महिला खिलाड़ी थी चंपिका उरांव और टीम के कोच थे मोतीलाल। और वर्तमान में जो एसोसिएशन है, फेंसिंग एसोसिएशन, इसके बारे में बात करें तो इसके वर्तमान में चेयरमैन राजीव कुमार बिट्टू हैं। चलिए दोस्तों अब नए प्रश्नों को हम लोग देख लेते हैं इस सेशन में। और इसमें जो सबसे पहला प्रश्न है यह है, हाल ही में चर्चा में आया चंद्रू फॉल्स किस नदी पर स्थित है? कांची नदी, हरमू नदी, कोनार नदी या कोयल नदी? दोस्तों आपको बता दें कि चंद्रू जो फॉल्स है ये कोनार नदी पर स्थित फॉल्स है। हाल ही के दिनों में अभी काफ़ी चर्चा में रहा है। आइए इसके बारे में हम लोग थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं। आपको बता दें कि जो चंद्रू फॉल्स है ये कोनार नदी पर स्थित है और पर्यटन के रूप में इसे विकसित करने की तैयारी है। वन विभाग काफ़ी प्रयासरत है इसके लिए। आपको बता दें जो इसकी स्थिति है वो गोमिया प्रखंड और विष्णुगढ़ प्रखंड के बीच में है, यानी गोमिया प्रखंड अगर ज़िले की बात करें तो बोकारो और हजारीबाग के बीच में है, और प्रखंड दोनों ज़िले के हैं क्रमशः गोमिया और विष्णुगढ़। ये कोनार नदी पर स्थित है। काफ़ी आनंद की अनुभूति होती है यहाँ पे। सूर्योदय और सूर्यास्त काफ़ी दर्शनीय होता है यहाँ पर, मनोरम दृश्य यहाँ होता है सूर्योदय और सूर्यास्त का। आपको बता दें कि चर्चा में रहने का कारण यह है कि पहले ये नक्सल प्रभावित इलाका था और अब इसे नक्सलियों से मुक्त कर दिया गया है कह सकते हैं, या नक्सलियों की गतिविधियां अब कम हो गई है, इसलिए काफ़ी लोगों का इस पर ध्यान जा रहा है। वन विभाग का भी ध्यान इस पर गया है और इसे जो है विकसित करने की योजना बहुत तेज़ी से चल रही है। दोस्तों कुछ दिनों पहले एक और फॉल्स के बारे में हम लोगों ने जाना था। मैंने आपको बताया था उस फॉल का नाम है उलुंग फॉल, और ये जो उलुंग जलप्रपात है ये खूंटी में है। आपको बता दें कि ये भी पिछले दिनों काफ़ी चर्चा में रहा था, क्योंकि ये भी कभी नक्सल प्रभावित था खूंटी का यह उलुंग जलप्रपात, और पिछले दिनों यहाँ पे काफ़ी भीड़ देखने को मिल रही है, क्योंकि यहाँ भी नक्सल जो प्रभावित इलाका था उसकी गतिविधियाँ नक्सलियों की कम हो गई है। और जब रमेश बैस जब झारखंड के राज्यपाल थे तो उस समय रमेश बैस इस जो फॉल्स है उसका दर्शन करने भी गए थे, यानी घूमने गए थे। तब से ये और ज़्यादा चर्चा में आ गया था। और उलुंग फॉल के बात करें तो दोस्तों उलुंग फॉल जो है कोयल नदी पर स्थित है। दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। आपको बता दें कि जो चंद्रू फॉल्स है
जो गोमिया प्रखंड और विष्णुगर प्रखंड के बीच में है वो कोनार नदी पे है, जबकि खूंटी का उलुंग जो है जलप्रपात वो कोयल नदी पर स्थित है। और ये दोनों ही नक्सल प्रभावित रहा है और नक्सलियों की गतिविधि कम होने के बाद दोनों चर्चा में है और काफ़ी भीड़ यहाँ देखने को मिल रही है। सैलानी यहाँ लगातार पहुँच रहे हैं। प्रश्न नंबर 2 है, झारखंड विधानसभा की पुनर्गठित नई समितियों में निम्नलिखित में से किसे 3 समितियों का सभापति बनाया गया है? कल्पना सोरेन, मनोज यादव, स्टीफन मरांडी और रविंद्रनाथ महतो। दोस्तों आपको बता दें कि वर्तमान में विधानसभा जो है, विधानसभा के अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो को 3 समितियों का सभापति बनाया गया है। वैसे पुनर्गठन की बात करें तो जो विधानसभा अध्यक्ष होते हैं उन्हीं के द्वारा ये गठन भी किया जाता है। आइए इसके बारे में थोड़ा डिटेल में जानते हैं आपको, और कुछ इम्पॉर्टेंट समितियां हैं उसके बारे में भी आपको बताएंगे। कुल 25 समितियां हैं दोस्तों, आपको बता दें 25 समितियों के लिए अलग अलग विधायक चयनित किए गए हैं, सबको सभापति बनाया गया है। और आपको कुछ इम्पॉर्टेंट बता दूंगा और जो बताऊंगा वो आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। बस आपको बता दें कि झारखंड विधानसभा की जो वर्तमान समितियां गठित की गई है, और ये जो समितियां गठित की जाती है विभिन्न कार्यों के लिए जो कि विधानसभा की कार्रवाइयों के लिए होती है, विधानसभा से संबंधित और दूसरे जो भी सरकार के कार्य होते हैं उनकी देखरेख के लिए 2025-26 के लिए ये समितियां बनाई गई है। और ये जो समितियां बनाई जाती है ऑलमोस्ट एक साल के लिए ही बनाई जाती है, फिर इसे पुनर्गठित किया जाता है। और झारखंड विधानसभा की 25 समितियों का पुनर्गठन किया गया है और झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो द्वारा इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। और रविंद्रनाथ महतो जो कि नाला से विधायक हैं, नियम समिति, विशेषाधिकार समिति और याचिका समिति के सभापति बनाए गए हैं। यानी 3 समितियों के सभापति बनाए गए हैं रविंद्रनाथ महतो। इसके अलावा मनोज यादव की बात करें जो बरही से विधायक हैं, इन्हें लोक लेखा समिति का सभापति बनाया गया है। आमतौर पर दोस्तों यह देखा गया है कि जो लोक लेखा समिति होती है जो सरकार की लेखा जोखा रखती है, इस समिति का जो सभापति बनाया जाता है, ये परंपरा रही है कि विपक्ष के किसी व्यक्ति को बनाया जाता है। और ये परंपरा को मानते हुए ही इस बार भी मनोज यादव जो कि भाजपा के विधायक हैं, उन्हें लोक लेखा समिति का सभापति बनाया गया है। वहीं कल्पना सोरेन की बात करें जो कि गांडेय से विधायक हैं, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की वाइफ हैं, धर्मपत्नी हैं, उन्हें महिला बाल विकास समिति का सभापति बनाया गया है। जबकि हेमलाल मुर्मू को जो कि लिट्टीपाड़ा से विधायक हैं, इन्हें प्राक्कलन समिति का सभापति बनाया गया है, यानी एस्टीमेट कमेटी का। वहीं स्टीफन मरांडी की बात करें जो महेशपुर से विधायक हैं, इन्हें SC/ST माइनॉरिटीज़ एंड OBC कल्याण समिति का सभापति बनाया गया है। आइए जो अब 25 समितियां हैं उसके बारे में जान लेते हैं और इम्पॉर्टेंट मैं आपको बता दूंगा। दोस्तों आपको बता दें जो 3 समितियां हैं, नियम समिति, विशेषाधिकार समिति और याचिका समिति, रविंद्रनाथ महतो ही इसके सभापति बनाए गए हैं। इसके अलावा लोक लेखा समिति जो है इसके मनोज कुमार यादव बनाए गए हैं, इसको आप याद रखिएगा, ये इम्पॉर्टेंट है। प्राक्कलन समिति के हेमलाल मुर्मू, इसको भी याद रखिएगा। सरकारी उपक्रम समिति नीरल पूर्ति, इसे भी ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा प्रत्यायुक्त विधान समिति के जो सभापति बनाए गए हैं वो सरयू राय हैं। अनुसूचित जाति जनजाति अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण समिति के जो सभापति बनाए गए हैं वो स्टीफन मरांडी हैं, इसे भी ध्यान में रखिएगा, ये भी इम्पॉर्टेंट है। वहीं महिला एवं बाल विकास समिति के जो सभापति हैं वो कल्पना उरांव हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट है, स्टार मार्क। आवास समिति की बात करें तो ये दशरथ गागराई हैं। प्रश्न एवं ध्यानाकर्षण समिति के सभापति बसंत सोरेन हैं, इसको भी ध्यान में रखिएगा। सरकारी आश्वासन समिति अरूप चक्रवर्ती। शून्यकाल समिति भूषण तिर्की। ये हुआ 13 समिति के बारे में, और 12 समितियों के बारे में जान लेते हैं। विधायक निधि अनुश्रवण समिति के सभापति श्री चंद्रेश्वर प्रसाद सिंह, ये काफ़ी सीनियर लीडर हैं बीजेपी के, 7-8 बार विधायक रहे हैं, सबसे ज़्यादा बार जीतने वाले भाजपा के विधायक हैं झारखंड में, इसलिए इसे भी ध्यान रखिएगा। पर्यावरण एवं प्रदूषण नियंत्रण समिति श्री उदय
शंकर सिंह। जिला परिषद एवं पंचायती राज समिति प्रदीप यादव। गैर सरकारी संकल्प समिति श्री राज सिन्हा। पुस्तकालय विकास समिति श्री नीरा यादव। अनागत प्रश्न क्रियान्वयन समिति सुरेश पासवान। निवेदन समिति उमाकांत रजक। सदाचार समिति श्री रामचंद्र सिंह। युवा कल्याण संस्कृति एवं पर्यटन विकास समिति सविता महतो। सामान्य प्रयोजन समिति श्री सत्येंद्र नाथ तिवारी। आंतरिक संसाधन एवं केंद्रीय सहायता समिति रामेश्वर उरांव। खाद्य सार्वजनिक वितरण और उपभोक्ता मामले की जो समिति है उसके सभापति बनाए गए हैं विकास कुमार मुंडा। दोस्तों, मैंने जो स्टार मार्क मारा है उसे थोड़ा ध्यान में रखिएगा। सभी समितियों को याद रखने की आवश्यकता नहीं है और जो स्टार मार्क है उसे ध्यान में रखिएगा। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और अब नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। और यह प्रश्न है, झारखंड में सरकारी कार्यालयों के बाहर किस दुग्ध उत्पाद ब्रांड को स्थापित करने का निर्णय लिया गया है? मेधा, मेघा, अमूल या अमृत? ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है दोस्तों। मेधा ब्रांड नाम से, जो कि झारखंड सरकार के स्वामित्व वाली यह ब्रांड है, अमूल दुग्ध उत्पाद ब्रांड, इसे स्थापित किया जाएगा झारखंड में सरकारी कार्यालयों के बाहर। आइए इसके बारे में डिटेल में आपको बताते हैं कि झारखंड में सरकारी कार्यालयों के बाहर दुग्ध उत्पाद ब्रांड मेधा स्थापित करने का निर्णय लिया गया है झारखंड सरकार के द्वारा। इसके अलावा शहरी क्षेत्रों में स्कूलों के बाहर भी मेधा डायरी के एक टेम्परोरी बूथ्स की स्थापना की बात की गई है और ये घोषणा शिल्पी नेहा तिर्की के द्वारा किया गया है, जो कि कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग की मंत्री हैं। और इसका उद्देश्य दुग्ध उत्पाद ब्रांड मेधा को बढ़ावा देना है। आपको बता दें कि जो ये मेधा ब्रांड है ये झारखंड सरकार के स्वामित्व वाली डेयरी ब्रांड है और जेएमएफ यानी झारखंड मिल्क फेडरेशन का एक हिस्सा है और झारखंड मिल्क फेडरेशन यानी जेएमएफ मेधा ब्रांड को चारों तरफ स्थापित करने में लगी हुई है। आपको बता दें कि नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के सहयोग से जेएमएफ राज्य में डेयरी विकास कार्यक्रम का विस्तार कर रही है। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड के किस पूर्व मंत्री ने राजनीति से संन्यास की घोषणा के बाद फिर से राजनीति में सक्रिय रहने की घोषणा की? रामेश्वर उरांव, रामचंद्र चंद्रवंशी, रघुवर दास या सीपी सिंह? सही उत्तर है दोस्तों रामचंद्र चंद्रवंशी। ये पलामू विश्रामपुर से विधायक रहे हैं। इस बार चुनाव वे हार गए हैं। आपको बता दें कि रामचंद्र चंद्रवंशी वर्तमान में भाजपा में हैं और पूर्व मंत्री भी रहे हैं झारखंड में, स्वास्थ्य मंत्री। बीजेपी की सक्रिय राजनीति से उन्होंने संन्यास की घोषणा की और कुछ दिनों के अंदर ही वापस उन्होंने कहा कि नहीं, फिर से सक्रिय राजनीति में मैं रहूँगा। इस कारण ये चर्चा में रहे थे। वैसे उद्देश्य आपको बताने का ये भी है कि रामचंद्र चंद्रवंशी जो है ये 4 बार विधायक रहे हैं भाजपा के और निर्दलीय भी विधायक रहे हैं। 4 बार कुल विधायक रहे हैं विश्रामपुर विधानसभा से, जो कि पलामू जिले में स्थित एक विधानसभा क्षेत्र है। 2 बार वो मंत्री भी रहे हैं, 1 बार स्वास्थ्य मंत्री भी झारखंड में रहे हैं। इसके अलावा इनके नाम से एक कह सकते हैं कि इनके द्वारा ही संचालित है, इनके ओनरशिप में ही है, रामचंद्र चंद्रवंशी विश्वविद्यालय, जो कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी है विश्रामपुर पलामू में। और इस यूनिवर्सिटी से कई सारे जो एजुकेशन संस्थान हैं, कॉलेजेस हैं, वो संबंध है। मेडिकल कॉलेजेस भी है। आपको पता है कि जो झारखंड का 3 मेडिकल कॉलेजेस है प्राइवेट सेक्टर में, उसमें से एक लक्ष्मी चंद्रवंशी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल है, वो भी विश्रामपुर में है, जो रामचंद्र चंद्रवंशी विश्वविद्यालय से ही एफिलिएटेड है। इसके अलावा इंजीनियरिंग और दूसरे जो ग्रेजुएशन या कह सकते हैं कि दूसरे जो भी एजुकेशन से संबंधित इंस्टीट्यूशन है, कई सारे इंस्टीट्यूशन जो हैं वो इस विश्वविद्यालय से एफिलिएटेड है। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड सरकार में इंडिया गठबंधन का कौन सा राजनीतिक दल मंत्रिमंडल में शामिल नहीं है? इंडियन नेशनल कांग्रेस, आरजेडी, जेएलकेएम या फिर सीपीआईएमएल? दोस्तों आपको बता दें कि सीपीआईएमएल जो कि इंडिया गठबंधन का एक हिस्सा है, 4 दलों में से एक है इंडिया गठबंधन में, परंतु सीपीआईएमएल ने अपने आप को सरकार से अलग रखने का फैसला लिया है। केवल बाहरी सपोर्ट सीपीआईएमएल कर रही है, यानी ऑप्शन डी सही उत्तर है।
आपको बता दें कि CPI-ML कैबिनेट में शामिल नहीं है, बाहर से सपोर्ट कर रही है सरकार को और इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। इंडिया गठबंधन में जो विधायक मंत्री बने हैं, मंत्रिमंडल में शामिल हैं, उसमें CPI-ML के कोई भी विधायक नहीं हैं। आपको बता दें जो झारखंड में कुल 12 विधायक मंत्री बने हैं, उसमें से मुख्यमंत्री सहित 7 मंत्री हैं। इसके अलावा इंडियन नेशनल कांग्रेस के 4 और RJD के 1, जबकि CPI-ML ने बाहर रहने का फैसला लिया है। आपको बता दें कि रिवाइज़ करा दे दोस्तों, फिर से एक बार देख लेते हैं ताकि याद हो जाए। इंडिया गठबंधन को जो विधानसभा चुनाव हुआ था 2024 में, उसमें कुल 56 सीटें आई थी। JMM को 34, इंडियन नेशनल कांग्रेस को 16, RJD को 4, CPI-ML को 2। वहीं भाजपा गठबंधन NDA की बात करें तो 24 सीटें आई थी कुल। BJP को 21, आजसू को 1, JDU को 1 और LJP को 1। इसके अलावा JLKM की बात करें तो JLKM झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा को भी 1 सीट हासिल हुई थी। आपको बता दें कि इस बार JMM और BJP के बारे में जो सबसे ज़्यादा सीट जीतने वाली पार्टी है इंडिया गठबंधन और NDA गठबंधन में क्रमशः JMM को 34 सीट आई है। इस बार इसका 4 सीट बढ़ा है JMM का, जबकि भाजपा को 21 सीट आई है और 4 सीट ये माइनस में रहा है। दोस्तों 5 प्रश्न तो समाप्त हो गया है। अब आपको थोड़ा सा कुछ ऐसे एब्रीविएशन के बारे में बताते हैं जो पिछले कुछ दिनों में चर्चा में रहा था। आइए इसके बारे में जान लेते हैं। दोस्तों पिछले दिनों झांसा चर्चा में रहा था। झांसा का फुल फॉर्म है दोस्तों झारखंड स्टेट हेल्थ सर्विसेज एसोसिएशन। आपको बता दें कि झांसा का हाल ही में चुनाव हुआ था। इसके अध्यक्ष डॉक्टर विमलेश सिंह बने हैं और इस कारण मुझे लगा कि ये चर्चा में है, इसलिए बता देना चाहिए। इसके अलावा पेशा बता दें दोस्तों, पेशा कानून के बारे में, जो कि 1966 का पेशा कानून 1996 है। पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज एक्ट, जो 10 राज्यों में इसे लागू किया जाना है। झारखंड और उड़ीसा में अभी नहीं लागू किया गया है पेशा। और जो अनुसूचित क्षेत्र है, जो पंचायत, उसे अधिक पावर देने का कार्य करता है ये पेशा कानून, ताकि जल जंगल जमीन की रक्षा ग्राम पंचायत के द्वारा किया जा सके। HPV की बात करें दोस्तों तो HPV ह्यूमन पैपिलोमा वायरस है और ये भी इन दिनों चर्चा में रहा था, क्योंकि अभी हाल ही में झारखंड सरकार ने ये घोषणा की है कि फरवरी में जो झारखंड की बालिकाएं हैं 9 से 25 वर्ष की उम्र की, उन्हें कैंसर से बचाने के लिए एक योजना शुरू कर रही है और उसका नाम है मुख्यमंत्री बालिका कैंसर प्रतिरक्षण योजना। और HPV से प्रतिरक्षा के लिए ही इसे शुरू किया जा रहा है और ये फरवरी में शुरू किया जाएगा, इसलिए अभी चर्चा में है। इसके अलावा HMPV की बात करें, ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस, तो ये हाल ही में चर्चा में इसलिए रहा है कि चीन का ये वायरस है, कोविड-19 जैसा इसका कुछ लक्षण है। देश में यानी भारत में भी कई केसेस देखने को मिले हैं, जिसके कारण से ये चर्चा में है और झारखंड सरकार भी केयरफुल है इसके लिए। आपको बता दें कि ये भी चाइना से आया हुआ एक वायरस है। वहीं JMF की बात करें तो जिसका फुल फॉर्म झारखंड मिल्क फेडरेशन है, जिसकी चर्चा अभी हम लोगों ने किया है 2-4 मिनट पहले। झारखंड में जो मेधा ब्रांड है, झारखंड के स्वामित्व वाली ब्रांड, उसके कार्यक्रम को बढ़ाने के लिए ये संस्था कार्य कर रही है NDDB के साथ मिलकर। वहीं जियाडा की बात करें तो झारखंड इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी इसका फुल फॉर्म है और हाल में चर्चा में ये रहा था कि नामकुम में जो IT टावर बनाया गया वो जियाडा के संरक्षण या कह सकते हैं जियाडा के देखरेख में ही, सुपरविज़न में ही ये IT टावर बनाया गया, जो G+5 है, ग्राउंड +5 स्टोरी है और करीब 40,000 स्क्वायर फीट में बना हुआ है ये IT टावर। चलिए दोस्तों, अब बारी है कुछ प्रश्नों को रिवाइज़ करने की और हम लोग रिवाइज़ करते हैं कुछ प्रश्नों को। और पहला जो प्रश्न है, झारखंड एथलेटिक्स एसोसिएशन का नया अध्यक्ष कौन चुना गया है? ए चंद्रदेव सिंह चुने गए हैं झारखंड एथलेटिक्स एसोसिएशन के अध्यक्ष। जल जीवन मिशन व स्वच्छता
स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत निर्धारित जल सहिया दीदियों का ड्रेस कोड किस रंग का होगा? दोस्तों झारखंड में नीले रंग का होगा ड्रेस। जो जल सहिया दीदी हैं उनके लिए यह निर्धारित किया गया है। दो साड़ी भी दी गई है सभी को। झारखंड में किस स्थान पर मूर्ति उद्यान का उद्घाटन राष्ट्रपति द्वारा किया गया था? ये राजभवन रांची में किया गया। आपको बता दें कि जो स्वतंत्रता सेनानी हैं उनकी मूर्तियां इस उद्यान में लगाई गई हैं और झारखंड के भी स्वतंत्रता सेनानियों की मूर्तियां यहाँ पे स्थापित की गई है। झारखंड के किस लेखिका को दादा साहब फाल्के इंडियन टेलीविजन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ये दोस्तों डॉक्टर मेधा रानी है। 77वीं सीनियर नेशनल स्विमिंग चैंपियनशिप में तैराक राणा प्रताप ने कौन सा मेडल जीता है? आपको बता दें कि राणा प्रताप एक स्विमर हैं। ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने सीनियर नेशनल स्विमिंग चैंपियनशिप में, जो कि 77वीं सीनियर नेशनल स्विमिंग चैंपियनशिप थी, उसमें ब्रॉन्ज मेडल जीता है राणा प्रताप ने। आइए कुछ और प्रश्नों को देख लेते हैं। केबीसी सीजन 16 में बोकारो के त्रिशूल सिंह चौधरी ने कितने रुपए जीता जिसके कारण वो चर्चा में रहे थे? आपको बता दें उन्होंने 25 लाख रुपए जीता था। महिलाओं की सुरक्षा के लिए शक्ति कमांडो योजना की शुरुआत 31 अगस्त 2024 को किस शहर से शुरू की गई थी? ये जमशेदपुर में के शहर से शुरू की गई थी महिलाओं की सुरक्षा के लिए। गेल द्वारा रांची के किस स्थान पर कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का उद्घाटन प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया? आपको बता दें ये झीरी में किया गया है। इसे स्थापित किया गया है जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया। झारखंड में एयर एम्बुलेंस के किराए में कितने प्रतिशत तक की कटौती का फैसला मंत्रिपरिषद के द्वारा लिया गया है? 50% है दोस्तों इसका उत्तर। झारखंड के किसानों की किस योजना के तहत 2 लाख रुपए तक के कृषि ऋण माफ़ किए गए हैं? आपको बता दें कि कृषि ऋण माफ़ी योजना के तहत झारखंड के किसानों के ऋण माफ़ किए जा रहे हैं। पहले ये 50,000 रुपये माफ़ किए जाते थे, जिसे बढ़ाकर अब 2 लाख रुपए कर दिया गया है। तो ये था दोस्तों आज का सेशन। चलिए अंत में अब आपको एक अभ्यास प्रश्न देकर जाता हूँ जिसका जवाब आप कमेंट में कर सकते हैं। प्रश्न है दोस्तों, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार झारखंड में कितने स्क्वायर किलोमीटर वन की वृद्धि हुई है? 44.64 स्क्वायर किलोमीटर, 144.64 स्क्वायर किलोमीटर, 244.64 स्क्वायर किलोमीटर या 344.64 स्क्वायर मीटर? इसका जवाब दोस्तों आप कमेंट में कर सकते हैं। नेक्स्ट सेशन में इसे हम लोग डिटेल में देखेंगे। यह था दोस्तों आज का सेशन। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक जुड़े रहिए और देखते रहिए झारखंड अपडेट। धन्यवाद दोस्तों।